You're watching Book Bites. क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो अलग लोग कितनी अलग सोच लेकर आते हैं? जैसे एक छोटी सी डिटेल जो हमारी नजर से बच जाती है, वही डिटेल किसी और की आंखों में चमक उठा देती है। यही फर्क होता है एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड के बीच। और दोस्तों, इसी फर्क को समझाने के लिए लिखी गई है एक बेहतरीन किताब, मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स, जिसे लिखा है मरिया कोनिकोवा ने। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस किताब के बारे में जिसमें मरिया कोनिकोवा ने दुनिया के सबसे मशहूर फिक्शनल डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स की सोच को समझाने की कोशिश की है। इस किताब का मेन मकसद है हमें सिखाना कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि हम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा लॉजिकल बन सकें। और हाँ दोस्तों, अनफेमिलियर वर्ड्स की मीनिंग डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। अब जरा सोचो, होम्स और वॉटसन में क्या फर्क है? दोनों के पास आंखें हैं, दोनों के पास कान है, दोनों के पास दिमाग है, फिर भी होम्स वही देखता है जो वॉटसन से मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि होम्स ऑब्जर्व करता है जबकि वॉटसन सिर्फ सी करता है। यही ऑब्जर्वेशन का सटल फर्क हमें मास्टरमाइंड बनाता है। मरिया कोनिकोवा इस किताब में कहती हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोच चलती रहती है, एक फास्ट और ऑटोमेटिक जो बिना सोचे समझे जल्दी डिसीजन ले लेती है, और एक स्लो और डेलिब्रेट जो हर डिटेल को एनालाइज करती है। होम्स का दिमाग हमेशा डेलिब्रेट मोड में काम करता था, जबकि आम लोग अक्सर ऑटोमेटिक सोच पर चल जाते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आप ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में एक आदमी को देखते हो जो बार बार अपने कंधे के ऊपर देख रहा है। आप बस चलकर निकल जाते हो, लेकिन एक ट्रेन्ड माइंड नोटिस करेगा कि उस आदमी का बिहेवियर अनयूजुअल है। शायद उसने कुछ गलत किया हो या वो खुद किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। यही ऑब्जर्वेशन आपको सिचुएशन को समझने और उस पर कंट्रोल रखने में मदद करेगी। इस किताब का एक बड़ा मैसेज ये है कि हम सब अपने अंदर एक होम्स माइंड डेवलप कर सकते हैं अगर हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। इसके लिए हमें अपनी सोच को डिसिप्लिन देना होगा। हम अपनी अटेंशन को रैंडमली इधर उधर वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसे एक डायरेक्शन देना होगा। सोचो जरा, आप रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो। ये सब एक्टिविटीज आपके दिमाग को एक क्लटर्ड और डिस्ट्रैक्टेड मोड में डाल देती हैं। लेकिन अगर आप अपनी अटेंशन को ट्रेन करना शुरू कर दो तो वही दिमाग एक रेजर शार्प ऑब्जर्वेशन टूल बन सकता है। मरिया कोनिकोवा एक कॉन्सेप्ट बताती हैं जो मुझे बहुत पसंद आया, द एटिक ऑफ द माइंड। वो कहती हैं कि हमारा दिमाग एक कमरे जैसा होता है जिसमें लिमिटेड स्पेस होता है। अगर हम उस कमरे को बेकार की चीजों से भर देंगे, जैसे गॉसिप, अननेसेसरी टेंशन या रैंडम फैक्ट्स, तो जरूरी चीजों के लिए स्पेस ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम सिलेक्टिव हो जाएं और अपने दिमाग को सिर्फ यूजफुल और मीनिंगफुल नॉलेज से भरें, तो हमारा माइंड एक पावरफुल लाइब्रेरी बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी हम एक छोटी सी बात याद रख लेते हैं जो काम की भी नहीं होती, लेकिन जरूरी चीज भूल जाते हैं। ये हमारे माइंड की गलत ट्रेनिंग है। होम्स हमेशा अपने दिमाग में वही चीजें रखता था जो उसके काम की होती थी। वो बेकार का डेटा अपने एटिक में स्टोर नहीं करता था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। सोचो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप हर दिन रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखोगे या बिना प्लान के नोट्स बनाते रहोगे, तो आपके दिमाग का एटिक क्लटर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाओगे और सिर्फ वही चीजें दिमाग में बिठाओगे जो एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करें, तो आपका परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स इंप्रूव हो जाएगा। किताब में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडफुलनेस। होम्स अपनी हर एक्टिविटी में प्रेजेंट रहता था। जब वो चाय पीता था तो चाय का टेस्ट, स्मेल और उसकी वार्मथ को फील करता था। जब वो वॉक करता था तो हर साउंड और हर स्मेल को ऑब्जर्व करता था। यही माइंडफुलनेस उसकी ऑब्जर्वेशन पावर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती थी। हमारे लिए इसका मतलब है अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना। लेकिन हम क्या करते हैं? चाय पीते वक्त फोन स्क्रॉल करते हैं, वॉक करते वक्त फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। रिजल्ट, हम अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व ही नहीं करते और हमारा दिमाग सुपरफिशियल बन जाता है। मरिया कोनिकोवा इस बात को एम्फसाइज करती हैं कि होम्स की जीनियस एक टैलेंट नहीं थी, बल्कि एक स्किल थी। और स्किल हर कोई डेवलप कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन। आप सोचिए, अगर आप अपने रोज के डिसीजंस में थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्वेशन और माइंडफुलनेस ला दो, तो आपके रिलेशंस, करियर और हेल्थ
सब इंप्रूव हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने दोस्त की बात को ध्यान से सुनोगे, उनके बॉडी लैंग्वेज और टोन को ऑब्जर्व करोगे, तो आप उनकी असली फीलिंग समझ पाओगे। इससे आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। इस किताब का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इमेजिनेशन का रोल। होम्स हमेशा फैक्ट्स को इमेजिनेशन के साथ जोड़ता था। सिर्फ डेटा कलेक्ट करना काफी नहीं होता, उस डेटा को क्रिएटिवली कनेक्ट करना भी जरूरी है। यही क्रिएटिविटी एक मास्टरमाइंड बनाती है। आप भी चाहें तो अपनी इमेजिनेशन को प्रैक्टिस के थ्रू एनहांस कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एक्सरसाइज है, जब आप किसी नए जगह जाओ तो वहां की 5 डिटेल नोट करो जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं। यह एक्सरसाइज आपकी ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन दोनों को ट्रेन करेगी। और दोस्तों, एक और चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगी, वो ये कि होम्स कभी भी अपने अजम्पशंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता था। वो हमेशा एविडेंस ढूंढता था। ये एक डिसिप्लिन्ड स्केप्टिसिज्म था जो उसे गलत डिसीजन से बचाता था। हमारे लिए इसका मतलब है, बिना वेरीफाई किए किसी बात को सच मत मान लो। अगर कोई आपको कुछ बताए तो उसे क्रॉस चेक करो, एनालाइज करो। ये हैबिट आपको लाइफ में बहुत बड़े गलतियों से बचाएगी। होम्स के कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका डिसिप्लिन। वो चाहे केस कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता था और इसी स्ट्रक्चर की वजह से वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता था। हम सब भी अपनी डेली लाइफ में अगर स्ट्रक्चर और ऑर्डर ला दें तो अपने दिमाग को एक पावरफुल टूल बना सकते हैं। मरिया कोनिकोवा इस किताब में कहती हैं कि हमारे दिमाग को एक लैबोरेटरी की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, हाइपोथेसिस बनाओ, टेस्ट करो और फिर कंक्लूजन निकालो। ये साइंटिफिक अप्रोच सिर्फ डिटेक्टिव्स के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए यूजफुल है। मान लो आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हो। आप एक दिन डिसाइड करते हो कि सुबह 6 बजे उठोगे, 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे और फिर काम शुरू करोगे। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कंसिस्टेंटली रिपीट करते हो और अपने रिजल्ट्स नोट करते हो, तो आप अपनी लाइफ में एक साइंटिफिक हैबिट बना रहे हो। यही शर्लॉक होम्स स्टाइल थिंकिंग है, ऑब्जर्व, एनालाइज और कंक्लूड। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, अटेंशन टू डिटेल। होम्स एक छोटी सी ऐश पार्टिकल या एक पेपर के कॉर्नर से पूरी कहानी समझ लेता था। उसके लिए कोई डिटेल छोटी या बेकार नहीं थी। यही ट्रेट एक मास्टरमाइंड बनाती है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम डिटेल्स इग्नोर कर देते हैं। हमारी आदत बन गई है कि सरफेस लेवल पर ही चीजों को देखना। सोचो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यूअर एक छोटी सी स्माइल देता है जब आप एक आंसर देते हो, तो उस स्माइल को ऑब्जर्व करना और उससे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डिटेल आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बना सकती है। मरिया कोनिकोवा सजेस्ट करती हैं कि अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को ट्रेन करने का एक सिंपल तरीका है अपने आसपास की चीजों का जर्नल लिखना। रोज सुबह या शाम जो भी अनयूजुअल या अलग देखा उसे लिखो। पहले पहले शायद आपको लगे कि कुछ लिखने जैसा है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रहे हो। यही प्रोसेस आपके दिमाग को शार्पन करेगा। इस किताब में एक और बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया है, क्यूरियोसिटी का रोल। होम्स हमेशा हर चीज के बारे में क्यूरियस रहता था। उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन छोटी नहीं थी। उसका क्यूरियोसिटी ही उसकी ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग को पावर देती थी। हमारे लिए इसका मतलब है कि अपने आसपास की दुनिया को बोरिंग मत समझो। आपके आसपास हर चीज एक कहानी है, बस आपको क्यूरियोसिटी से देखना है। जब आप अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखते हो, तब आपका दिमाग एक स्पंज की तरह नॉलेज सोक करता है। एक और बड़ा लेसन यह है कि होम्स कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करता था। वो एक वक्त में एक ही काम करता था और उस पर पूरा ध्यान देता था। आज के टाइम में हम मल्टीटास्किंग को एक स्किल समझते हैं, लेकिन असल में ये हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। जब हम एक साथ मल्टीपल चीजों में दिमाग लगाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी गिर जाती है। मरिया कोनिकोवा कहती हैं कि फोकस एक मसल की तरह है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग होम्स जैसा शार्प बने, तो आपको फोकस को डेली एक्सरसाइज करना होगा। चलिए इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक बुक पढ़ रहे हो, लेकिन हर 5 मिनट में फोन की नोटिफिकेशन चेक करते हो। आपको लगता है कि आप दोनों काम साथ कर रहे हो, लेकिन असल में ना तो आप बुक अब्सॉर्ब कर पा रहे हो और ना ही फोन का कंटेंट प्रॉपर्ली एंजॉय कर पा रहे हो। अगर आप नोटिफिकेशन बंद करके सिर्फ 30 मिनट्स बुक पढ़ो, तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम्स बेटर हो जाएगा। होम्स की एक और खासियत थी,
वो अजम्पशंस और रियलिटी को क्लियरली अलग रखता था। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सोच को ही सच मान लेते हैं। जैसे अगर किसी ने हमें कोल्ड रिप्लाई कर दिया तो हम तुरंत अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता। लेकिन होम्स कभी भी बिना सॉलिड एविडेंस के कंक्लूजन नहीं निकालता था। मरिया कोनिकोवा सजेस्ट करती हैं कि अपने अजम्पशंस को हमेशा क्वेश्चन करो। यही हैबिट आपको एक रैशनल थिंकर बनाती है। रैशनल सोच का मतलब है इमोशंस के इन्फ्लुएंस से दूर होकर लॉजिकल तरीके से सोचना। एक और चीज जो बहुत पावरफुल है वो ये कि होम्स हमेशा अपने एनवायरनमेंट का मैक्सिमम यूज करता था। उसके लिए हर साउंड, हर स्मेल, हर विजुअल एक क्लू था। यही हैबिट उसकी ऑब्जर्वेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती थी। आप भी अपनी डेली लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक क्राउडेड मार्केट में हो तो वहां के साउंड्स और लोगों की मूवमेंट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। आपको लगेगा कि दुनिया एक नया रंग दिखाने लगी है। यही प्रैक्टिस आपके दिमाग को होम्स जैसा बनाएगी। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है मेमोरी पैलेस टेक्निक। होम्स अपने दिमाग को एक पैलेस की तरह ट्रीट करता था जिसमें अलग अलग रूम्स होते थे और हर रूम में स्पेसिफिक नॉलेज स्टोर्ड होती थी। ये टेक्निक एक्चुअली एंशिएंट ग्रीक ट्रेडिशन से आई है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स भी अडॉप्ट करते हैं। इस टेक्निक का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप कुछ याद करना चाहो तो उसे एक विजुअल इमेज के साथ कनेक्ट करो। जैसे अगर आपको एक शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, दूध, ब्रेड और एप्पल्स, तो अपने दिमाग में एक रूम इमेजिन करो जिसमें एक बड़ा ग्लास दूध टेबल पर है, उसके ऊपर ब्रेड रखा है और एक एप्पल घूम रहा है। ये फनी और विजुअल इमेज आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगी और आप इजीली लिस्ट याद रख पाओगे। मरिया कोनिकोवा का कहना है कि इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक मास्टरमाइंड बनाते हैं। सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करना काफी नहीं, उन्हें क्रिएटिवली ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है। एक और पॉइंट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, पेशेंस। होम्स कभी भी जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालता था। वो पेशेंटली हर क्लू को एनालाइज करता था। यही पेशेंस उसके रीजनिंग को फ्लॉलेस बनाती थी। हमारी लाइफ में भी पेशेंस एक अंडररेटेड स्किल है। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या लर्निंग, लेकिन असली ग्रोथ पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आती है। अगर आप एक मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो पेशेंस अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। और दोस्तों, एक और चीज जो मरिया कोनिकोवा हाईलाइट करती हैं वो ये कि होम्स अपनी एनर्जी को कंजर्व करता था। जब जरूरत होती थी तभी वो अपने ब्रेन को ओवरड्राइव में डालता था। यही रीजन था कि उसका दिमाग हमेशा फ्रेश और एफिशिएंट रहता था। हमारे लिए इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो। हर टाइम ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी स्ट्रेस में मत रहो। अपने दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है, क्योंकि एक रिलैक्स्ड माइंड ही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो मारिया कोनिकोवा हाईलाइट करती हैं, इमोशनल रेगुलेशन। होम्स कभी भी अपने इमोशंस को अपनी रीजनिंग पर हावी नहीं होने देता था। जैसे ही केस में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आता था, वो पैनिक नहीं करता बल्कि और काम हो जाता था। यही क्वालिटी उसे एक अलग लेवल पर ले जाती थी। आज के जमाने में इमोशनल रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। अगर हम होम्स की तरह अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लें तो हमारी डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी। एक एग्जाम्पल सोचो, ऑफिस में बॉस ने आपके एक प्रोजेक्ट पर नेगेटिव कमेंट दे दिया। अक्सर लोग तुरंत हर्ट हो जाते हैं, मोटिवेशन लूज कर देते हैं या गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप कामली सोचो कि क्या ये कमेंट मुझे इंप्रूव करने का चांस दे रहा है, तो आपका दिमाग इंस्टेंटली कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। यही है इमोशनल रेगुलेशन का मैजिक। मारिया कोनिकोवा कहती हैं कि अगर आप अपने दिमाग को इमोशंस के स्टॉर्म से बचाना चाहते हो तो माइंडफुलनेस एक पावरफुल टूल है। मतलब अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बस ऑब्जर्व करना, बिना उनके स्लेव बने। ये प्रैक्टिस आपको एक काम और एनालिटिकल थिंकर बनाती है। इस किताब का एक और बड़ा लेसन है, इमेजिनेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। होम्स के पास बहुत पावरफुल इमेजिनेशन थी। उसके लिए एक क्राइम सीन एक पजल होता था जिसमें इमेजिनेशन की हेल्प से वो मिसिंग पीसेस को फिल करता था। आप भी अपनी इमेजिनेशन को शार्पन कर सकते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, ट्राई करो उसके मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस इमेजिन करने। एक ही सॉल्यूशन पर अटकना नहीं है। इस तरह आपका दिमाग फ्लेक्सिबल बनेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही एक मास्टरमाइंड की पहचान होती है।
एक और चीज जो किताब में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है वो है सेल्फ अवेयरनेस। होम्स अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को क्लियरली जानता था। उसे पता था कि वो किस चीज में स्ट्रांग है और किस में नहीं। इसी वजह से वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता था। हमारे लिए इसका मतलब ये है कि अपने आप को समझना शुरू करो, अपने स्ट्रांग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स का ऑनेस्ट एनालिसिस करो। जब आप अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर लेते हो तभी उन्हें इंप्रूव कर पाते हो, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान लेते हो तब उन्हें और इफेक्टिवली यूज कर पाते हो। मारिया कोनिकोवा सजेस्ट करती हैं कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करने का एक सिंपल तरीका है जर्नलिंग। रोज कुछ मिनट्स निकालकर अपने थॉट्स लिखो। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां गलती की और कहां इंप्रूव कर सकता हूं। ये प्रैक्टिस आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगी। एक और फैसिनेटिंग पॉइंट है, होम्स कभी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में लोड नहीं करता था। उसका कहना था कि दिमाग एक फाइनाइट स्पेस है और अगर हम उसमें बेकार की चीजों को भर दें तो यूजफुल नॉलेज के लिए जगह नहीं बचेगी। ये पॉइंट हमारे आज के डिजिटल एरा में और भी रेलेवेंट है। हर वक्त हम सोशल मीडिया के रील्स, मीम्स और रैंडम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारे दिमाग को क्लटर्ड कर देता है। अगर हम अपने ब्रेन में सिर्फ रेलेवेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रखें तो हमारी क्लैरिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सोचो, अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ ही हर वक्त न्यूज, मीम्स और गॉसिप कंज्यूम करते हो, आपके ब्रेन के लिए यूजफुल चीजों को फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट और लिमिटेड क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करूंगा, तो आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस किताब में एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है, वो है अडेप्टेबिलिटी। होम्स हर केस में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता था, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता था। यही अडेप्टेबिलिटी उसे अनबीटेबल बनाती थी। हमारी लाइफ में भी अडेप्टेबिलिटी बहुत क्रूशियल है। अगर हम एक ही तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने अप्रोच को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तभी हम विनर बन पाते हैं। मारिया कोनिकोवा कहती हैं कि अडेप्टेबिलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए आप तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। नए चैलेंजेस लो, नई सिचुएशन में खुद को डालो। ये अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन इसी से ग्रोथ होती है। एक और पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। होम्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। वो हमेशा वेरीफाई करता था, हर एंगल से एनालाइज करता था। यही क्रिटिकल थिंकिंग उसे गलती करने से बचाती थी। हमारे लिए इसका मतलब यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे क्वेश्चन करो। आज के फेक न्यूज वाले जमाने में यह स्किल और भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज को बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट करना एक डेंजरस हैबिट है। एक और चीज जो किताब में हाईलाइट की गई है वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। होम्स अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमेशा कंसिस्टेंट रहता था। हर क्लू को सिस्टमैटिकली एनालाइज करता, चाहे केस छोटा हो या बड़ा। हमारी लाइफ में भी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चाहे वो एक्सरसाइज हो, स्टडी हो या स्किल लर्निंग। एक दिन में मिरेकल नहीं होता, लेकिन डेली स्मॉल एफर्ट्स ही बड़ी अचीवमेंट्स बनाते हैं। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचो, अगर आप गिटार सीख रहे हो और आप सिर्फ एक हफ्ता प्रैक्टिस करके छोड़ देते हो तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप रोज 20 मिनट्स भी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो कुछ महीनों में नोटिसेबल प्रोग्रेस देखोगे। यही है कंसिस्टेंसी का पावर। मारिया कोनिकोवा का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटैचमेंट। होम्स कभी भी पर्सनल बायस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करने देता था। उसके लिए फैक्ट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमारी लाइफ में भी डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। जब हम अपनी इमोशंस या बायसेस के चश्मे से चीजों को देखते हैं तो हम सच को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं तभी सही डिसीजन ले पाते हैं। और लास्ट में एक और क्वालिटी जो एक मास्टरमाइंड में होती है, रेजिलियंस। लेकिन दोस्तों, रेजिलियंस का मतलब सिर्फ हार्डशिप से बाउंस बैक करना ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाना भी है। होम्स हर डिफीट को एक लेसन समझता था, हर मिस्टेक से सीखता था। इसी वजह से वो कभी फेलियर से ब्रेक नहीं होता था। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की तरफ जो मारिया कोनिकोवा डिटेल में समझाती हैं, अटेंशन मैनेजमेंट। होम्स के पास एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपना पूरा फोकस एक छोटी सी डिटेल पर भी लगा सकता था, और जब जरूरत हो
तो इंस्टेंटली अपना फोकस ब्रॉडर पिक्चर पर शिफ्ट कर लेता था। इससे उसे कभी भी इंपॉर्टेंट क्लू मिस नहीं होता था। आज की डिजिटल एरा में अटेंशन सबसे बड़ी एसेट है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, लेकिन अगर आप अपने अटेंशन को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपने ब्रेन को एक पावरफुल वेपन बना सकते हो। एक एक्सरसाइज जो किताब में रेकमेंड की गई है वो है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। मतलब जब भी आप किसी क्राउडेड जगह पर हो, ट्राई करो कि आप एक स्पेसिफिक डिटेल ऑब्जर्व करो, जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज या किसी का टोन ऑफ वॉइस। ये छोटी प्रैक्टिस आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। मारिया कॉनिकोवा एक और प्रिंसिपल बताती हैं, पेशेंस। होम्स की इन्वेस्टिगेशन में पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता था। वो कभी भी जल्दबाजी में कंक्लूजन नहीं निकालता था। उसके लिए हर क्लू एक पजल पीस था जिसे पेशेंटली असेंबल करना पड़ता था। हमारी लाइफ में पेशेंस का मतलब है अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना। अक्सर हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम सोचते हैं कि 2 दिन में ही सक्सेस मिल जाए, लेकिन असली ग्रोथ हमेशा ग्रेजुअल होती है। अगर आप पेशेंस लूज करते हो तो आप अपने एफर्ट्स को बेकार कर देते हो। सोचो, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो पेशेंस के बिना सिर्फ एक दिन में सब कुछ याद करने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेशेंस के साथ डेली स्टडी करता है तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेगा। एक और स्किल जो एक मास्टरमाइंड के लिए क्रूशियल है वो है पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग। होम्स कभी भी एक ही एंगल से केस को नहीं देखता था। वो सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करता था। यही हैबिट उसे दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। हमारे लिए इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स को एक ही तरीके से देखने की आदत छोड़नी होगी। जब भी कोई इशू आए उसे एक आउटसाइडर की तरह देखो। सोचो कि अगर तुम्हारे दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम होती तो तुम उसे क्या एडवाइस देते। इस तरह का पर्सपेक्टिव शिफ्ट तुम्हारी क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इस किताब का एक और पावरफुल लेसन है ह्यूमिलिटी। होम्स चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो कभी भी अपने आप को ऑल नोइंग नहीं समझता था। उसके लिए सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था। हमारी लाइफ में भी ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को एक लर्नर मानते हैं तब हम हर सिचुएशन से कुछ नया सीख पाते हैं। मारिया कॉनिकोवा कहती हैं कि ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी एक मास्टरमाइंड की बैकबोन होती हैं। ये दोनों क्वालिटीज मिलकर आपको एक ओपन माइंडेड और एडेप्टेबल थिंकर बनाती हैं। एक और चीज जो आपको होम्स से सीखनी चाहिए वो है डिटेलिंग का ऑब्सेशन। होम्स के लिए कोई भी डिटेल छोटी नहीं थी, चाहे वो एक सिगरेट का टुकड़ा हो या एक कपड़े पर छोटा सा स्टेन, वो हर डिटेल को एनालाइज करता था। हमारे लिए इसका मतलब है कि जब भी आप किसी काम में लगते हो तो उसमें डिटेलिंग पर फोकस करो। चाहे वो एक प्रेजेंटेशन बनाना हो, एक एग्जाम लिखना हो या एक रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, डिटेल्स मैटर करती हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो और आप छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हो, जैसे कस्टमर की फीडबैक, डिलीवरी का टाइमिंग या प्रोडक्ट की पैकेजिंग, तो आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर्स से इंस्टेंटली अलग दिखेगा। एक और एस्पेक्ट है जो किताब में हाईलाइट किया गया है, वो है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। होम्स के लिए एक आर्ग्यूमेंट तभी स्ट्रांग होता था जब वो इंटरनली कंसिस्टेंट होता था। मतलब अगर एक क्लू दूसरे क्लू के साथ लॉजिकली फिट नहीं होता तो वो उस कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करता था। आज के जमाने में लॉजिकल कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत लोग एक बात बोलते हैं और दूसरी बात उसके बिल्कुल अगेंस्ट होती है। अगर आप लॉजिकल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीख जाते हो तो आपके आर्ग्यूमेंट्स और डिसीजंस दोनों स्ट्रांग बन जाते हैं। मारिया कॉनिकोवा एक और प्रिंसिपल समझाती हैं, मेंटल मॉडल्स का यूज। होम्स के पास मल्टीपल मेंटल मॉडल्स थे जिनके थ्रू वो सिचुएशंस को एनालाइज करता था। यही मॉडल्स उसे क्विकली पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते थे। हमारी लाइफ में भी मेंटल मॉडल्स का यूज एक सुपर पावर है। अगर हम अपने माइंड में कुछ फ्रेमवर्क्स बना लें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसीजन लेते वक्त प्रोज एंड कॉन्स मॉडल यूज करते हो तो क्लैरिटी इंस्टेंटली मिल जाती है। एक और क्वालिटी जो होम्स में थी वो थी अडेप्टेबिलिटी इन कॉन्वर्सेशन। वो हमेशा अपने बात को सिचुएशन और लिसनर के हिसाब से फ्रेम करता था। अगर सामने वाला एजुकेटेड होता तो वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करता, अगर आम आदमी होता तो सिंपल वर्ड्स यूज करता। हमारे लिए इसका मतलब है कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी। हर किसी के साथ एक ही तरीके से बात नहीं की जा सकती। आपको अपने वर्ड्स और टोन को सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और एक लास्ट पॉइंट इस चंक का, एनर्जी मैनेजमेंट। होम्स कभी भी अपनी एनर्जी को बेकार चीजों में वेस्ट नहीं करता था।
उसके लिए एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स थी जिसे वाइजली यूज करना था। हमारे लिए इसका मतलब है कि अपने दिन को स्मार्टली प्लान करो। अगर आप अपना पूरा दिन रैंडम टास्क्स में वेस्ट कर दोगे तो जब इंपॉर्टेंट काम आएगा तब आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप प्रायोरिटीज सेट करते हो और अपनी एनर्जी को वैल्यूएबल टास्क्स में लगाते हो तो आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर लोगे। अब बात करते हैं एक और चीज की जो एक मास्टरमाइंड को अलग बनाती है, इंट्यूशन और एनालिसिस के बीच बैलेंस। होम्स के पास एक यूनिक गिफ्ट था। उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वो कभी अपनी इंट्यूशन को फाइनल ट्रूथ नहीं मानता था। उसके लिए इंट्यूशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था जिसे एनालिसिस के थ्रू वैलिडेट करना पड़ता था। अक्सर हम अपनी इंट्यूशन के बेस पर इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी वो सही भी होते हैं, लेकिन अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मरिया कॉनिकोवा कहती हैं कि अगर हम इंट्यूशन और रैशनल एनालिसिस का बैलेंस बना लें तो हमारी डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। इसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लो। सोचो आप एक फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो। आपके अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि ये सही पार्टनर है, लेकिन अगर आप बस इंट्यूशन पर रिलाई कर लोगे तो रिस्क हो सकता है। लेकिन जब आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट बिहेवियर और कमिटमेंट एनालाइज करोगे तब आपका डिसीजन फैक्चुअल होगा। यही है बैलेंस का मैजिक। मरिया कॉनिकोवा एक और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन। होम्स के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी थी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की, चाहे वो बिहेवियर का पैटर्न हो या इवेंट्स का। उसके लिए सब एक पजल के पीसेस थे जो मिलकर एक बड़ा पिक्चर बनाते थे। हमारे लिए इसका मतलब है कि लाइफ में हर जगह पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, चाहे वो अपनी स्टडी हैबिट्स हो, डेली रूटीन हो या रिलेशनशिप्स। जब आपको पैटर्न समझ आने लगते हैं तब आप उन्हें इंप्रूव भी कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि हर एग्जाम के टाइम आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है और आप अंडर परफॉर्म करते हो, तो ये एक पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप अपना प्रिपरेशन स्टाइल चेंज करके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। इस किताब का एक और की पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। होम्स के लिए इमोशंस कभी भी रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करते थे। वो फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह ही एक्सेप्ट करता था। हमारी लाइफ में भी अगर हम ऑब्जेक्टिवली सिचुएशंस को देखते हैं तो क्लैरिटी इंस्टेंटली मिलती है। अक्सर हम किसी भी सिचुएशन को अपने इमोशंस के फिल्टर से देखते हैं, दोस्ती, नफरत, जेलसी या अटैचमेंट। लेकिन जब हम फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह देखते हैं तभी हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्किल है मेमोरी टेक्निक्स। होम्स की मेमोरी को लोग मैजिकल समझते थे, लेकिन मरिया कॉनिकोवा कहती हैं कि उसकी मेमोरी एक्चुअली एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस थी। वो अपने दिमाग में माइंड पैलेस टेक्निक यूज करता था, जिसमें वो चीजों को इमेजेस और लोकेशंस के साथ एसोसिएट करता था। आप भी अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो उसे किसी इमेज या एक फेमिलियर जगह के साथ लिंक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक लिस्ट याद रखनी है तो सोचो कि वो आइटम्स आपके घर के अलग अलग रूम्स में रखे हुए हैं। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपकी मेमोरी को शार्पर बना देगी। मरिया कॉनिकोवा एक और पावरफुल चीज हाईलाइट करती हैं, सेल्फ कंट्रोल। होम्स के लिए सेल्फ कंट्रोल एक नेचुरल हैबिट थी। चाहे टेम्पटेशन हो या डिस्ट्रैक्शन, उसके लिए अपने फोकस को मेंटेन करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारे लिए इसका मतलब है अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, रील्स, गेम्स, गॉसिप। लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी और फोकस को सेल्फ कंट्रोल के साथ चैनलाइज करते हैं तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं। सोचो, अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और हर 10 मिनट में फोन चेक करते हो तो आप कभी डीप कंसंट्रेशन अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करो कि सिर्फ 1 घंटा फोकस करना है बिना फोन के, तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल डबल हो जाएगा। एक और लेसन है क्यूरियोसिटी का पावर। होम्स कभी भी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पर सेटिस्फाई नहीं होता था। उसके लिए हर चीज के पीछे क्यों का आंसर जरूरी था। हमारी लाइफ में भी अगर हम क्यूरियोसिटी को अपनाते हैं तो हम हर दिन सीखने लगते हैं। क्यूरियोसिटी एक ऐसी फ्लेम है जो दिमाग को हमेशा एक्टिव रखती है। जब तक आप क्वेश्चंस पूछते रहोगे तब तक आप ग्रो करते रहोगे। और एक लास्ट चीज जो इस चंक में जरूरी है, कोलैबोरेशन। होम्स चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, कभी कभी उसे वॉटसन की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वॉटसन एक अलग पर्सपेक्टिव देता था। हमारी लाइफ में इसका मतलब है कि हमेशा सोलो प्लेयर बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टीम वर्क ही सबसे पावरफुल होता है।
एक मास्टरमाइंड बनने के लिए आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव्स और सपोर्ट को एक्सेप्ट करना भी सीखना होगा। जब हम मास्टरमाइंड शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है जो बस कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन मारिया कोनिकोवा हमें बताती हैं कि ये सिर्फ एक स्किल सेट है जो प्रैक्टिस के थ्रू हर कोई डेवलप कर सकता है। होम्स जैसे कैरेक्टर्स को देखकर हमें लगता है कि वो जीनियस थे, लेकिन रियलिटी में उनकी स्ट्रेंथ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन थिंकिंग और फोकस्ड प्रैक्टिस थी। एक और एस्पेक्ट जिसे कोनिकोवा डिटेल में बताती हैं वो है डिटैचमेंट, मतलब किसी सिचुएशन को इमोशनली नहीं लॉजिकली इवैल्यूएट करना। यह सिर्फ डिटेक्टिव वर्क में नहीं बल्कि एवरीडे लाइफ में भी यूजफुल है। अक्सर हम किसी प्रॉब्लम को अपने इमोशंस में उलझा कर देखते हैं, जैसे दोस्ती में ईगो आ जाना या रिलेशनशिप में पॉसेसिवनेस आ जाना। अगर हम थोड़ा सा डिटैच होकर सिचुएशन को इवैल्यूएट करें तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लो। सोचो आपके और आपके कॉलीग के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। अगर आप गुस्से में रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर आप डिटैच होकर सोचते हो कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, तो आपका डिसीजन वाइजर होगा। कोनिकोवा एक और प्रिंसिपल पे एम्फेसाइज करती हैं, ओपन माइंडेडनेस। होम्स कभी भी अपनी सोच को रिजिड नहीं बनाता था। उसके लिए हर पॉसिबिलिटी एक हाइपोथेसिस थी जब तक फैक्ट्स उससे कंफर्म न कर दें। यही क्वालिटी उसे एक ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती थी। हमारी लाइफ में भी अगर हम अपना दिमाग खुला रखते हैं तो हम नए पर्सपेक्टिव्स को समझने लगते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और सिर्फ एक टीचर की बात को फाइनल ट्रूथ मानकर चलो तो आप अपने ग्रोथ को लिमिट कर रहे हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से सीखते हो और अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता है। एक और क्रूशियल चीज है प्रिसिजन। होम्स के लिए हाफ ट्रूथ्स या वेग अजम्पशंस कभी एक्सेप्टेबल नहीं थे। उसके लिए क्लैरिटी और एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट थी। हमारी लाइफ में भी अगर हम प्रिसिजन को अपनाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और बस ये सोचो कि मैं कम खाना खाता हूं, तो शायद रिजल्ट स्लो हो। लेकिन अगर आप प्रिसाइज प्लान बनाते हो, कैलोरीज काउंट करना, एक्सरसाइज का रूटीन फिक्स करना, तो रिजल्ट क्विक और मेजरेबल होगा। एक और चीज जो मारिया हाईलाइट करती हैं वो है पर्सपेक्टिव शिफ्ट, मतलब एक सिचुएशन को अलग एंगल से देखना। होम्स के लिए हर क्राइम सीन एक फिक्स पिक्चर नहीं था। उसके लिए वो एक पेंटिंग थी जिसे अलग अलग डिस्टेंस और एंगल से ऑब्जर्व करना जरूरी था। आप भी अपनी लाइफ में पर्सपेक्टिव शिफ्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल लगती है तो उसे अलग एंगल से देखने की कोशिश करो। जैसे एक फेल्ड एग्जाम को सिर्फ फेलियर ना समझो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझो जहां आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अब एक और पॉइंट पे बात करते हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, मेंटल एनर्जी मैनेजमेंट। होम्स कभी अपनी एनर्जी अननेसेसरी चीजों पर वेस्ट नहीं करता था। उसके लिए हर एक मेंटल एफर्ट का एक पर्पस होता था। अक्सर हम अपनी एनर्जी छोटी छोटी बातों में वेस्ट कर देते हैं, गॉसिप, ओवरथिंकिंग या पेटी आर्ग्यूमेंट्स में। लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी को पर्पसफुल डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स अचीव कर पाते हैं। मारिया कोनिकोवा कहती हैं कि मास्टरमाइंड बनने के लिए एक और स्किल जरूरी है, अडैप्टेबिलिटी, मतलब चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना। होम्स के लिए हर केस एक नया चैलेंज था जिसमें ओल्ड फॉर्मूला काम नहीं करता था। हमारे लिए इसका मतलब है कि अगर एक स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो हमें उसे छोड़कर नई अप्रोच ट्राई करनी चाहिए। जो लोग अडेप्ट कर लेते हैं वही सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस किताब का फाइनल लेसन है, माइंडसेट ऑफ ग्रोथ। होम्स हमेशा एक लर्नर था। चाहे उसने कितना भी अचीव कर लिया हो, वो हमेशा और ज्यादा सीखने के लिए रेडी था। हमारे लिए इसका मतलब है कि एक मास्टरमाइंड बनने का अल्टीमेट फॉर्मूला है अपने दिमाग को हमेशा ओपन और क्यूरियस रखना। सीखना कभी बंद ना करो। दोस्तों जरा सोचो, एक मास्टरमाइंड होना सिर्फ शर्लॉक होम्स जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए नहीं है। ये एक क्वालिटी है जो आप भी डेवलप कर सकते हो। आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि आप अपनी सोच को शार्पन करो, अपनी ऑब्जर्वेशन को ट्रेन करो और अपनी डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। लाइफ हमेशा चैलेंजेस देगी। कभी आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जो इम्पॉसिबल लगेंगे, लेकिन याद रखो, मास्टरमाइंड बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है
कि आप हर सिचुएशन में क्लैरिटी के साथ सोचो। आपके अंदर भी वो पावर है कि आप अपने दिमाग को एक टेलीस्कोप की तरह यूज करो। फोकस करो बस उस चीज पर जो जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो और अपनी एनर्जी को पर्पसफुल डायरेक्शन में लगाओ। आज अगर आप एक छोटी सी हैबिट चेंज करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना या अपनी थिंकिंग को थोड़ा लॉजिकल बनाना, तो कल आप एक मास्टरमाइंड बनने की राह पर चल पड़ोगे। और याद रखो, मास्टरमाइंड बनने का असली मतलब सिर्फ दिमाग का स्ट्रांग होना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को क्लैरिटी और विजडम के साथ जीना है। और ये जर्नी आज से इसी मोमेंट से स्टार्ट होती है।